बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अपने घर की दीवारें शीशे की हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं बरसाना चाहिए। भारत पाकिस्तान को फैटफ की जिस दलदल में घसीटना चाह रहा था, पाकिस्तान पर तो अल्लाह का करम हुआ। पाकिस्तान 27 के 27 पॉइंट्स पूरे कर चुका है और बड़ी बड़ी ताकतें अब चाह कर भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती। उल्टा पाकिस्तान को इससे बहुत सारा फायदा भी हो गया है। तो पाकिस्तान तो उस दलदल से निकल आया है, लेकिन भारत अब खुद उस दलदल में फंस गया है। फैटफ ने भारत के गिर्द घेरा तंग कर लिया है और दिल्ली एक बार हिल कर रह गया है। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हॉस्टिलिटी। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो हमारी रिकमेंडेशन पर एक बार इस किताब को जरूर पढ़िएगा। यकीनन इसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किताब में ये कहते हैं कि ये तारिक फातमी, सरताज अजीज, इनको बाकायदा टास्क दिया गया था नवाज शरीफ की तरफ से और ये बाईपास करते थे फॉरेन ऑफिस को। इंडिया में हमेशा इनका स्टैंस अपोलोजेटिक था। ये माफी मांगते थे भारत से कि प्लीज पाकिस्तान को माफ कर दें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को माफ कर दें। जैसे एक नालायक बच्चे का वालिद हेडमिस्ट्रेस के पास जाता है और उसे कहता है कि ये बड़ा ही गंदा बच्चा है, इसे स्कूल से ना निकालें, इसे माफ कर दें। ये मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। यही स्टैंस था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भारत के आगे। माफिया मांगा करते थे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत गलतियां हुई हैं, एक बार इन्हें माफ कर दें। अगर बात सिर्फ भारत के साथ दोस्ती की होती तो हम कभी भी आपके खिलाफ ना जाते, लेकिन दोस्ती बराबरी की बुनियाद पर होती है। आज चीन और रूस जैसे बड़े बड़े मुमालिक के साथ हमारी दोस्ती है और वो बराबरी की बुनियाद पर है। आप अमेरिका के आगे बिछे हुए हैं, सऊदी अरब के आगे बिछे हुए हैं, यहां तक कि भारत से माफिया मांग रहे हैं। इसे आप कामयाब खारजा पॉलिसी कहते हैं? इसमें पाकिस्तान के मफादात कहां हैं? इसमें पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कहां है? इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपके जाती मफादात ही हो सकते हैं। दफ्तर खारजा का अमला कहता है कि हमें यहां तक इजाजत नहीं थी कि हम कुलभूषण यादव का नाम लें। आज आपको लगता होगा कि हम नून लीग के बहुत खिलाफ बोलते हैं, हम इमरान खान के हक में बोलते हैं। पिछले 70 सालों में भारत ने पाकिस्तान को जिस मकाम पर धकेला था, इन 3 सालों में आज भारत उस मकाम पर खड़ा है। आज पूरी दुनिया भारत पर थू थू कर रही है। आज पूरी दुनिया भारत को दहशतगर्द मानती है, उसे इंतहा पसंद मानती है। वो दुनिया जो भारत से मोहब्बत करती थी, उसे अमन पसंद कहती थी, उसे सेक्युलर स्टेट कहती थी, जो पाकिस्तान से नफरत करते थे, पाकिस्तान को दहशतगर्द मानते थे, आज पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क कहते हैं। इसका क्रेडिट आप ना चाहते हुए भी इमरान खान को देंगे। रूस जो भारत का दोस्त नहीं, भारत का भाई हुआ करता था, आज वो पाकिस्तान का दोस्त है। आज अमेरिका हमसे डू मोर का मुतालबा नहीं करता बल्कि हमारी मिन्नत समाजत करता है। आज ईरान और अफगानिस्तान हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत देते हुए डरते हैं। सऊदी अरब भी लाइन पर आ गया है। तो ये सब तभी होता है जब आपके लीडर के दिल में आपके मुल्क के लिए दर्द होता है। जब वो बोलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है और वो इतना सच्चा होता है कि दुनिया उसे सुनना पसंद करती है। फिर पाकिस्तान में उसे काम नहीं करने दिया जा रहा, ये हम सब मानते हैं, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन क्या है? फिर हम चोरों लुटेरों को ले आए और एक 5-10 साल आराम की जिंदगी गुजार लें और उसके बाद हमें पता चले कि हम तो दिवालिया हो गए हैं। ये खुशहाली तो मसनूई थी। आज बेशुमार प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं पाकिस्तान में, जिनके समरात आने में चंद साल लगेंगे और इंशाल्लाह एक एक प्रोजेक्ट हमें इतने पैसे देगा सालाना जितना हमें IMF देता है। तो जो सच्चा पाकिस्तानी होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होता है। अगर कोई पाकिस्तान के साथ बुरा करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और अगर किसी की नीयत अच्छी है, वो पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, भले उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा माफिया खड़ा हो जो उसे कामयाब होने नहीं दे रहा, उसके बावजूद आए रोज एक ना एक कामयाबी पाकिस्तान को मिल रही है क्योंकि नीयत साफ है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम ऐसे लीडर के हक में आवाज उठाते रहेंगे। आप नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती को एक साइड पर रख दें, डॉन लीक्स को भी छोड़ दें, कुलभूषण यादव वाला मामला भी छोड़ दें, अजमल कसाब वाला मामला भी छोड़ दें,
जनरल बाजवा नवाज शरीफ के पास खुद तशरीफ लेकर गए थे कि भारत हमारे खिलाफ फैटफ में रिपोर्ट जमा कराने वाला है और आप ये इकदामात कर लें ताकि भारत को कामयाबी ना हो। लेकिन नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा की बात नहीं मानी थी, उल्टा भारत का साथ दिया था। फिर अभी जब हमें फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए लेजिस्लेशंस करनी थी, तब भी इन्होंने इमरान खान को ब्लैकमेल किया कि अगर फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने के लिए तुम्हें लेजिस्लेशन करानी है तो हम तुम्हारा साथ तभी देंगे जब तुम हमारा नाम नैब से निकलवाने में हमारी मदद करोगे। तो इतनी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने के लिए इतना काम किया कि अमेरिका, भारत, इसराइल, सऊदी अरब ये सब चाहते हुए भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं करा सके। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी केसेस तैयार करता रहा और इसके लिए सच टीवी उर्दू भी बड़ी बुलंद आवाज उठाता रहा। और ये सब कुछ हुआ कैसे, हम आपको बताते हैं। पहले तो इमरान खान ने इक्तदार संभालते ही मोदी को दोस्ती की पेशकश की कि आए, टेबल पर बैठें, कश्मीर का मसला हल करते हैं और तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मोदी ने नफरत बेची। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की वो तकरीर जिससे पाकिस्तान में कहा जाता था कि तकरीरों से क्या होता है, उस तकरीर से ये हुआ कि भारत का असली चेहरा एक्सपोज हुआ। पूरी दुनिया जो भारत से मोहब्बत करती थी, उसे अमन पसंद मुल्क कहती थी, उनको पता चला कि इनका असल नजरिया क्या है, इनका असल चेहरा क्या है। उसके बाद इंटरनेशनल तंजीमों ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंक्वायरीज करना शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और फिर रिपोर्टें आने लगी। मोदी को पूरी दुनिया हिटलर कहने लगी और ये नाम इमरान खान ने दिया था मोदी को। भारत को दुनिया दहशतगर्द मुल्क कहने लगी, इंतहा पसंद मुल्क कहने लगी, अकलियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क कहने लगी और पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क कहने लगी। खास तौर पर 27 फरवरी वाले वाक़ये के बाद पाकिस्तान ने भारत को पहली बार सही तरह से एक्सपोज करके रख दिया कि ये कितने पानी में हैं, ये कितना झूठ बोलते हैं, ये झूठी ताकत दिखाते हैं दुनिया को, झूठे ऑपरेशंस करते हैं। और फिर पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और फिर अभिनंदन को वापस कर कर एक अमन का गेस्चर दिया दुनिया को। उसके बाद पाकिस्तान ने डोजियर जमा कराए, ऐसे सबूत जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और ये सबूत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में रखे, यूरोपियन यूनियन को दिए कि ये देखें अफगानिस्तान में भारत के कितने कैंप्स हैं, कैसे ये उनको ट्रेनिंग देते हैं, कैसे ये उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे ये उनको स्पॉन्सर करते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में दहशत फैला रहे हैं। और लास्ट टाइम जब फैटफ का इजलास हुआ था तो सारे भारतीय सहाफ़ी रोने पर आ गए थे, चीखो पुकार कर रहे थे कि आप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाल रहे। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए? तो वहां पर सिर्फ एक ही पाकिस्तानी बहादुर सहाफ़ी थी जिसने फैटफ के चेयरमैन से सवाल किया कि टेरर फाइनेंसिंग भारत में हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ भारत है और पाकिस्तान अपने 27 के 27 पॉइंट्स पूरे कर चुका है, फिर भी आप पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे और भारत को फैटफ की ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाल रहे? तो फैटफ के चेयरमैन ने उस बहादुर सहाफ़ी को यह जवाब दिया कि जब भी भारत का केस हमारे पास आया, हम भारत के साथ भी वही रवैया करेंगे जो हमने पाकिस्तान के साथ किया। फिर इस सब से बढ़कर अमरीकी रिपोर्ट आ गई जिसमें उन्होंने अमरीकी बैंकों से डेटा कलेक्ट किया था और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत के 44 बैंक टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं और इनसे $1 बिलियन से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। अब अगर आपके जहन में यह सवाल आया हो कि भारत तो अमेरिका का दोस्त है, फिर वो फैटफ के शिकंजे में क्यों आ रहा है, तो उसका जवाब ये है क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके बावजूद फैटफ भारत के खिलाफ कार्रवाई ना करे, जिसके 44 बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, 44 बैंकों से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। पाकिस्तान के तो सिर्फ 3-4 बैंक्स थे। तो अगर अब भी फैटफ भारत के खिलाफ कार्रवाई ना करे तो फिर दुनिया फैटफ पर एतबार नहीं करेगी और अमेरिका का जो भी इत्तेहादी होता है उसके साथ यही सब कुछ होता है। अमेरिका पहले उसे एक बार सही तरह से गर्दन से पकड़ता है और उसे ये मानने पर मजबूर कर देता है कि हम तो अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकते, फिर उससे अपनी हर किस्म की बातें मनवाता है। इन तमाम अदवार से हम गुजर चुके हैं। फिर ना तो हम अमेरिका से अब इमदाद मांगते हैं, ना हम उनसे असलहा खरीदते हैं,
तो हम तो इन अदवार से निकल चुके हैं, लेकिन भारत बुरी तरह से फंस चुका है। तो अब फैटफ ने भारत के गिर्द घेरा तंग कर लिया है और नई दिल्ली एक बार पूरी तरह से हिल कर रह गया है। और इन्होंने पूरे भारत के ऑफिसर्स से इंटरव्यू लिए हैं और इनमें से 3 आईपीएस ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया है और इन तीनों ऑफिसर्स को यह टास्क दिया गया है कि आपने पूरी जान लगा देनी है और भारत को फैटफ के शिकंजे से निकालना है। लेकिन गोदी मीडिया यही बता रहा है कि नहीं नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रूटीन की इन्वेस्टिगेशन है। अब इंशाल्लाह भारत फैटफ की ग्रे लिस्ट में तो जरूर जाएगा और अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी ना कर सका तो भारत अनकरीब ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। और ब्लैक लिस्ट में जाने से तो खैर अमेरिका उसे बचा ही लेगा, लेकिन वो वहां जरूर फंसेगा जहां उसने पाकिस्तान को फंसाया था। और इस सब का क्रेडिट हम अपने मुल्क की खुफिया एजेंसियों को देते हैं, जनरल बाजवा को देते हैं और इमरान खान को देते हैं। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।